हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर सर। सागर उरई के नाम से है, फिजिक्स बाय सागर उरई, ये आप ध्यान रखें। और बच्चों, ये 11वीं का फिर से लेक्चर स्टार्ट हुआ है। अभी तक मैं आपको 2 लेक्चर दे चुका हूँ, ये तीसरा लेक्चर है और इसमें आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। और इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि सबसे पहले मैंने फंडामेंटल यूनिट्स, जो मूल मात्रक होते हैं उनके बारे में बताए थे, जो 7 होते हैं। सात मूल मात्रक, मतलब 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, जिन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना। और जो फ्री होती हैं इन्हें आप तोड़ा भी नहीं जा सकता। इन्हें किन्हीं और यूनिट से नहीं बना सकते हैं, इन यूनिट्स के द्वारा किसी और यूनिट्स को बनाया जा सकता है, जिनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पढ़ चुके हैं आप, तो ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए होंगे, उम्मीद है। अब उसके आगे हम चलते हैं आज एंगल पे। एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंगल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। तो ये टॉपिक एंगल लिखा हुआ है, इसको कौन कहते हैं। हमने सपोज की कि जैसे कोई ये लाइन है, ये OA, इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से घुमा दिया। जब ये OA पोजीशन से OB पोजीशन में पहुंच गई, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से, जबकि इसका पॉइंट यही है, इससे कुछ ऊपर तक चला गया, इनके बीच में एक एंगल सा बन गया, उसी को हमने बहुत छोटा एंगल डी थीटा कहा है। और ये मान लेते एक सीधी सी लाइन चली गई है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका कोणीय विस्थापन और ये रेखीय विस्थापन का काम कर रहा है। तो इन्हीं में आगे चैप्टर पे लेंगे, उनका रिलेशन है, ठीक है। तो अभी देखिए, हमने इस एंगल का फॉर्मूला लिया है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल ये है, आर्क ये बनेगा, क्योंकि ऐसे करते ना ये, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल ये आर्क है और ये रेडियस फिगर में। अगर इसको मैं ऐसे पूरा घुमा दें तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। और इस सर्कल का एंगल आपने पढ़ा होगा 360, है ना, छोटी क्लास में आप ये पढ़ चुके होंगे। तो इस एंगल का जो यूनिट होती है वो रेडियन, RAD आप लिख सकते हैं। इस रेडियन से रिलेटेड कुछ आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देते हैं। मान लेते हैं जो एंगल है ये होल एंगल, पूरे एक सर्कल का एंगल जो है वो कितना होता है, तो हम पढ़ चुके हैं 360 डिग्री, क्योंकि एंगल का यूनिट रेडियन है और डिग्री भी होता है। ऐसा नहीं कि केवल यही होते हैं, रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकंड, जो टाइम के भी होते हैं, इसमें भी इसके यूनिट्स होते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो थीटा 360 किसका, पूरे एक एंगल का, ये पूरे इसका जो एंगल होगा पूरा वो कितना, 360। इसी 360 डिग्री, और डिग्री को हम रेडियन में कहना चाहें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई। 2 पाई क्या, रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो फिर से देखिए, पूरा एक सर्कल का एंगल 360 डिग्री, उसी को बोलते हैं 2 पाई रेडियन। अगर इसमें हम निकालना चाहें कि 1 डिग्री में कितने रेडियन, यहाँ से ले लीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, 360 रेडियन, है ना। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करेंगे तो इसका इसमें भाग चला जाएगा, तो ये बचेगा पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको आप याद भी कर सकते हैं और ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है, पाई अपॉन 180। एक चीज़ समझिए, यहाँ पाई का मान जब भी रखना पड़ेगा अगर हमें, तो 3.14 करके यूज कर लेते हैं, जो आप पढ़े होंगे। और 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे, और अगर हम 1 रेडियन निकालना चाहें यहाँ से 1 रेडियन, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये ऐसे, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई, और इसमें क्या लग जाएगा, डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, इतना हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये हो गया। अगर हमने दिखाना चाहें कि 1 डिग्री, फिर से कितना, अब 1 डिग्री में कितने मिनट, तो आंसर आता है 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। और मिनट के लिए हम क्या लेते हैं, ये डैश लेते हैं, ध्यान रखिएगा।
डिग्री के लिए ऐसा लगाते हैं और मिनट के लिए एक डैश। तो 1 डिग्री में ये 60 मिनट है ना, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। मिनट के लिए 1 डैश और सेकेंड के लिए यहाँ 2 डैश लेते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। तो इन्हीं को आप चेक कर सकते थे ऐसे कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट को अगर आप यूज करेंगे तो 36 क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। तो फिर से डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया, डिग्री को मिनट में चेंज कर दिया, और डिग्री को ही आपने सेकंड में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से एंगल के ढेर सारे फॉर्मूले हैं। एक और देख लीजिए, सॉलिड एंगल। अभी जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया एंगल का, उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक्स आप लोग खरीद लीजिए, एनसीईआरटी 11th का ज़रूर खरीदें आप। और इसका पेज नंबर है 19-19, और इसमें दिया है एग्जाम्पल 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4। ये एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं ये एंगल से ही जनरली रिलेटेड हैं, जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ना बने तो कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर हम इसको समझाते हैं। अब इसमें एक टॉपिक और समझिए, सॉलिड एंगल। अब वो तो प्लेन एंगल, ये है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जैसे बनता कैसे है, सपोज कीजिए कोई स्फीयर टाइप का है, इसका ये सेंटर है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा सरफेस ले लिया, तो इसकी ये डिस्टेंस होगी, और यहाँ से इसके कॉर्नर्स को हमने इस तरह से मिला। तो अब कहने का मतलब इसके इस सर्किल के सेंटर पर इन दो लाइनों के बीच जो ये एंगल बन रहा है, ये समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ये क्योंकि ये 2D में आता है, 2 डायमेंशन 2D में आता, तो यही यहाँ पर इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। और इस सॉलिड एंगल को किससे डिनोट करते हैं, डी ओमेगा। तो ये W नहीं है, ये क्या है, ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। तो डी ओमेगा ध्यान रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम एरिया लेने वाले हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, DA। तो ये डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा DA अपॉन, और ये इसकी रेडियस है, तो डी ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा बहुत एक छोटा सा सॉलिड एंगल, और DA एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, और ये आर रेडियस है, ध्यान रखिएगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगी, स्टेरेडियन, ध्यान रखिएगा। तो सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। देखिए अगर आपसे हम कहें कि यूनिट फॉर्मूले से बनती हैं, तो फॉर्मूले से इसको आप नहीं बना पाएंगे। क्यों, DA एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ये रेडियस है तो मीटर, लेकिन स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं आनी चाहिए, लेकिन होती है यूनिट क्या, स्टेरेडियन। तो ये अपवाद टाइप के हैं, कुछ ऐसे जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप लोग थोड़ा सा और देखिए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, वेक्टर DA अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये इस टाइप से किसी एंगल पर हल्का सा झुका हुआ होता, तो इसी को आप थोड़ा और आगे बढ़ा देते, DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसकी टोटल वैल्यू लेनी चाहते तो डी ओमेगा का ओमेगा, DA का A cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये स्टेरेडियन। ये कॉन्सेप्ट 12th में आपको मिलेगा, तो अभी इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त है। अब हम चलते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका 2.3 मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स। जो लंबाई होती हैं, लंबाइयों का मापन, मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ मीन्स क्या है, लंबाइयों का मापन। तो लेंथ, देयर आर 2 टाइप्स मेथड फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मापने की यहाँ पर 2 विधियाँ हैं, कौन कौन सी, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो देयर आर 2 टाइप्स मेथड्स, और दूसरी इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, तो समझिए। जैसे हमें मान लेते हैं इस कमरे की लेंथ को मेजर करना है, तो क्या करोगे, आप मीटर स्केल लाओगे,
मीटर स्केल से आप बता पाओगे कि ये कितने मीटर का कमरा है, या फिट लाओगे, फिट से बता पाओगे कितने फिट का है। अब आपको सड़क की चौड़ाई नापनी है तो उससे आप मीटर स्केल का यूज कर सकते हो। कहाँ तक सड़क डली गई है, कितने किलोमीटर तक, तो फिर से आप इसके स्केलों का यूज कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट है, जिनको हम किसी स्केल के द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर हम उन लेंथ को, उन डिस्टेंसों को मेजर कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आ जाता है। तो अब डायरेक्ट मेथड में लेके चलते हैं। जैसे हम स्केल की बात करते हैं, मीटर स्केल। तो मीटर स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लेंथ का मेजर करते हैं। तो मीटर स्केल कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकता है, तो ये 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। हम लोग मानते हैं कि कम से कम ये कितना मेजर कर सकता है, 10⁻³ मीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मतलब इसके पॉइंट लिए गए 10⁻² मीटर। 10⁻³ मीटर का आप लोग मतलब समझ पा रहे होंगे। तो ये इसको अगर आप सेंटीमीटर में कहना चाहें तो 1 सेंटीमीटर आप इसको कह सकते हैं। कितना, तो 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया। दूसरा आपका, अगर 0.3 मीटर से कम डिस्टेंस का मेजर करना हो, जो और छोटी हो जाएगी, तो मीटर स्केल उसका प्योर वैल्यू नहीं दे सकता। तो उसके लिए साइंटिस्टों ने और इंस्ट्रूमेंट का इजाद किया है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। तो इससे कम मेजर करना है, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, इसमें मिनिमम कितनी लेंथ का मेजर किया जा सकता है, 10⁻⁴ मीटर। अगर इससे कम है, जो हम मीटर स्केल से नहीं मेजर कर पा रहे हैं, उसको किससे करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। तो मिनिमम इतनी लेंथ का आप मेजर कर सकते हैं। अगर 10⁻⁴ मीटर से भी शॉर्ट डिस्टेंस है तो उसके लिए हम क्या करें, तो एक और है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज एक और होता है एंड स्फेरोमीटर। तो स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। तो स्क्रू गेज कितना मिनिमम मेजर कर सकता है, 10⁻⁵ मीटर। तो ये रेंज ध्यान रख लीजिएगा, मिनिमम मीटर स्केल कितना मेजर कर सकता है, 10⁻³ मीटर। वर्नियर कैलिपर्स 3 के बाद -4 मीटर है तो वर्नियर कैलिपर्स, और उससे भी कम 10⁻⁵ मीटर है तो स्क्रू गेज। ये आपकी कौन सी मेथड है, डायरेक्ट। इनको हम स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। अब हम चलते हैं कौन सी, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है जिनको हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्लेनेट्स की दूरी चाहिए, यहाँ से ग्रहों, जैसे मंगल ग्रह हो गया, बुध, शुक्र हो गया, एक स्टार्स जैसे तारा, जैसे सूर्य हो गया, यहाँ तक की दूरी, तो क्या हम मीटर स्केल लेकर माप सकते हैं, नहीं ना। सीधी बात, यहाँ से हमें चंद्रमा की दूरी नापनी है तो क्या मीटर स्केल लेकर एरोप्लेन से उड़ा दिया, इतना बड़ा बना सकते हो, प्रॉब्लम हो जाएगी, इम्पॉसिबल टाइप का है। तो जिनको हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं मेजर करेंगे, हम अपनी मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष विधियां। ये प्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष है। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम इंस्ट्रूमेंट का यूज ना करके मैथमेटिकल फॉर्मूलों का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलैक्स मेथड। तो अब हम डायरेक्ट को ना लेकर किन का यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड। और इसमें है ये आपकी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, पैरेलैक्स मेथड। इसी को हिंदी में कहना चाहें तो लंबन विधि। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं। कभी कभी रात में क्या होता है, अमूमन आप लोग छत पे होते हैं और छत पे अगर गर्मियों में लेटे हुए हैं और ऊपर की ओर, आसमान की ओर आपकी नज़र जा रही है, तो जनरली आपको जो तारे दिखते हैं, स्टार्स, आप करते क्या हैं, अमूमन अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं,
एक आंख बंद करके उस स्टार्स को ऐसे छुपाना चाहते हैं, अपनी उंगली से इसका से छुपाते हैं और वो छुप जाता है, दिखता नहीं हमें। लेकिन जैसे ही हमने जिस आंख को बंद किया था उसको खोलने वाले हैं और खुली आंख को बंद करने वाले हैं इस टाइप से, तो हम देखते हैं कि मुझे ऐसे लगता है जैसे वो अपने स्थान से हट गया हो। पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया। इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स, मतलब इस तरह से अपनी पोजीशन को बदल लेना। इसी को लंबन बोलते हैं, अपनी पोजीशन को बदल लेना, कि पहले यहाँ था यहाँ, जबकि वो रियल में अपनी पोजीशन को बदलता नहीं है, लेकिन हमें पहले यहाँ से फिर यहाँ प्रतीत होता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारी दोनों आँखों के बीच ये डिस्टेंस है, देख रहे हैं? इस आँख से इस आँख के बीच क्या है? बेसिस, बेस आधार जो है, बेस, उसमें डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस के कारण वो हमें ऐसे लगता है जैसे पहले यहाँ थी अब यहाँ चलेगी। आप घर पे प्रैक्टिकल करिएगा, घर पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर, और ये कोई पॉइंट यहाँ पर है। हमने क्या किया, अपनी एक आँख को आपने बंद, इस आँख को लेफ्ट वाली बंद करिए और राइट से इसको देखिए और इस पेन से उसको छुपा लीजिए, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, जिस आँख को आप खोले थे उसको बंद करना है और खुली आँख को, सॉरी, जिसको खोले थे उसको बंद करना है और बंद आँख को खोलना है। तो जैसे ही आपने राइट वाली आँख को बंद किया और लेफ्ट खोला तो ये अपनी स्थिति से बदलता हुआ प्रतीत होगा। तो पहले हमें ये यहाँ दिख रहा था, अब यहाँ से हमें यहाँ दिखने लगेगा। तो नाम दे दीजिए ओ ए और ये बी। तो हम यहाँ से मेजर कर रहे थे, हमें फर्स्ट पोजीशन इसकी यहाँ मिल रही थी और सेकंड पोजीशन हमें इसकी यहाँ मिल गई है, ठीक है ना? तो हमने देखा इसकी फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के बीच कोई एंगल क्रिएट हो गया। तो इस एंगल का आप नाम दे सकते हैं थीटा या डी थीटा, एंगल बन गया ना। और इसका ये बेस टाइप का है, एक आर्क टाइप का है, ये आपका बेस है। तो आप चाहो तो इसको बी, और ये मान लेते कोई स्टार होगा, कोई स्टार को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ए पर स्टार था, हमने एक आंख बंद करके देखा ए पर था, फिर हमने दूसरी आंख खोली और पहली बंद करके देखी तो बी पर पहुंच गया। तो इसका जो ये बेसिस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये बेसिस ए बी नाम दिया। और हमारे जहां से हम देख रहे हैं वहां से इस पॉइंट की एक डिस्टेंस को नाम दे दिया हमने डी डिस्टेंस, यही इसका नाम दे दिया, ठीक है? दोनों इक्वल ही होंगी। अब आप चाहें तो इसको एक इस तरह से बना के आप पूरा एक सर्किल बना सकते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड है क्या? एक आंख बंद करके किसी चीज को हम देखते हैं तो हमें, ठीक है, हमें नहीं दिख रही, हम खुली आंख को बंद करते हैं, बंद को खोलते हैं तो वही चीज हमें अपनी स्थिति बदलती प्रतीत हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? पैरेलैक्स मेथड। और इसको कैसे, हम कितनी डिस्टेंस पर हैं यहाँ से, जो स्टार्स हैं, प्लेनेट्स, हम कितनी डिस्टेंस पर हैं, ये डायरेक्ट डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था अभी, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना? थीटा। आर्क, ये आर्क क्या बना आपका, ये ए बी, और रेडियस कौन है, कोई भी एक ले लीजिए। तो थीटा इक्वल टू बी अपॉन डी। हमें क्या चाहिए, जहां पर हम खड़े हैं वहां से प्लेनेट्स या स्टार्स की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कौन है, डी। डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। तो बी क्या है, ये बेसिस है आपका, बेसिस क्या, जहां था वो दूसरी पोजीशन पहुंचा। और इसमें थीटा क्या है, पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल। और डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर टू प्लेनेट्स या स्टार्स। इस प्रकार से पैरेलैक्स मेथड का ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये चित्र बना लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सॉल्व करते जाइए, इसी से आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपके लग जाएंगे। अब इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो इनडायरेक्ट की ये सेकंड मेथड है, रडार मेथड। हो सकता है आपको 9th में पढ़ाया गया हो, है ना? तो रडार सबसे पहले तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। तो RADAR, रडार का फुल फॉर्म। तो आर से बनता है रेडियो, आर से रेडियो डिटेक्शन, एंड रेंजिंग।
तो रडार का फुल फॉर्म ये तो कंपटीशन तक में पूछ लिया जाता है, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम्स में आर ए से रेडियो, डी से डिटेक्शन, ए से एंड, आर से रेंजिंग। तो रडार सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं? रडार एक ऐसी मेथड है जिससे हम हवा में मतलब स्पेस में उड़ते हुए वायुयान, एरोप्लेन्स आदि की स्थिति, गति और दिशा मतलब पोजीशन, मोशन और डायरेक्शन और डिस्टेंस आदि का पता लगाया जा सकता है। इसी रडार के द्वारा ही आपका जो एयर स्पेस है ये पूरा सुरक्षित हो गया, क्योंकि आपकी जो 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं, आर्मी जो ज़मीन पे काम करती है, नेवी जो आपके समुद्र में मतलब जल पे काम करती है, एयर फोर्स ये एयर पे जो वर्क करती है, ठीक है ना। तो एयर आपकी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए रडार टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो रडार किस टाइप से, थोड़ा सा डिस्कशन, जैसे एक कोई टावर टाइप का, इसमें इंस्ट्रूमेंट लगा दिए हैं, यहाँ पर मान लीजिए लगा दिया है ट्रांसमीटर, यहाँ रिसीवर, टी फॉर ट्रांसमीटर मतलब तरंगों को, वेव्स को भेजने वाला, आर रिसीवर प्रेस अभिग्राही तरंगों को कैच करने वाला। कोई एरोप्लेन यहाँ है, यहाँ से आपने रेडियो तरंगों को इस प्रकार से या माइक्रो छोड़ा और यहाँ से ये टकराकर इस प्रकार से पल्स यहाँ लौट आए, तो समझिएगा। तो ये मान लेते हैं डिस्टेंस है। तो अब आपके पास यहाँ पर एक चैम्बर होता है जिसमें कंप्यूटर वगैरह लगे होते हैं। तो उससे क्या करते हैं, यहाँ पर आपने रेडियो वेव्स को छोड़ दिया, ये टकरा कर कुछ तो लौट आएंगे, ये रिसीवर उसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मान लेते हैं जाने की डिस्टेंस डी, तो तरंगों वेव्स के आने की डिस्टेंस भी डी, तो जाने की डिस्टेंस डी प्लस आने की डिस्टेंस डी, स्पीड, तो ये स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं टोटल टाइम, जो हमारे पास घड़ी होगी मेजर करने के लिए, जाने मतलब वेव्स को जाने और आने में जो टाइम लगा वो कितना, टी। तो कितना हो गया, डी प्लस डी 2d इक्वल टू सी टी। तो डी इक्वल टू कितना हो गया, सी टी अपॉन, लीजिए कैलकुलेशन से पता चल जाएगा कितनी डिस्टेंस पर उड़ रहा है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड में, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, ठीक है। तो आपको टी पता है, सी मालूम है और कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से उसकी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रडार सिस्टम्स द्वारा ये आप सिस्टम कर सकते हैं। आगे देखें, अगली इनडायरेक्ट मेथड आपका सोनार मेथड। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड है, डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। तो जिस प्रकार से अभी रडार कहाँ यूज होता है, एयर स्पेस में, उसी प्रकार से सोनार कहाँ यूज होता है, जल में, जैसे समुद्र में या किसी बड़ी बड़ी झीलों में इस विधि का प्रयोग किया जाता। तो पहले तो सोनार का फुल फॉर्म समझ लीजिए, सोनार SONAR, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई ये नाव टाइप की है या जहाज, मान लीजिए समुद्री जहाज है, इसमें नीचे क्या करते हैं, 2 डिवाइस लगी होती हैं, एक ट्रांसमीटर, टी फॉर ट्रांसमीटर, आर फॉर रिसीवर। ट्रांसमीटर वेव्स को ट्रांसमिटेड करने वाला, भेजने वाला, आर फॉर रिसीवर जो रिफ्लेक्ट होके वेव्स आई है उसको रिसीव करने वाला। तो जैसे मान लेते हैं हमें समुद्र की गहराई नापनी है, या इसमें कोई डूबी हुई चीज़ों का पता लगाना है, या मान लेते हैं कोई एरोप्लेन गिर गया, उसमें ढेर सारा सोना था, उस समुद्र में कहाँ डूब गया नहीं पता चल रहा है। तो इन चीज़ों के बड़े बड़े बॉक्सों का पता लगाने के लिए, दुश्मनों की जो पनडुब्बी है ना, सबमरीन है, कहाँ डूबी हुई है, उन सब का पता लगाने के लिए यहाँ से तरंगे भेजते हैं, टकरा के लौट आती हैं, ये पूरा सिस्टम लगा होता है, पता चल जाता है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही सिस्टम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी, जाने की डिस्टेंस वेव्स की और लौटने की लगभग d + d है, और स्पीड इसकी v, क्योंकि इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उनको ट्रांसमिटेड किया जाता है, तो v, और टाइम, टोटल टाइम t, तो d कितना आ गया, v × t अपॉन। इस प्रकार से हम डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। इसी प्रकार से इको मेथड होता है। इको मेथड में क्या होता है, जैसे रिफ्लेक्ट साउंड होता है
उसको हम मेजर कर लेते हैं तो उससे हमें डिस्टेंस पता चल जाता है। जैसे इस साइड पहाड़ी है, उसकी दूरी नापनी है तो हमने जोर से चिल्लाया या बंदूक को चलाया तो साउंड जाएगी, टकराकर लौटेगी, तो d + d 2d, स्पीड ऑफ साउंड v, टाइम t, तो 2d = vt, तो d = vt/2। बिल्कुल ऐसी मेथड लगना है। तो ये ढेर सारी क्या पढ़ रहे थे आप, इनडायरेक्ट मेथड, जो काफी बड़ी डिस्टेंस, क्या कोई ऐसी शॉर्ट डिस्टेंसेस भी होती हैं जिसको हम इंस्ट्रूमेंट द्वारा नहीं मेजर कर सकते हैं? हाँ, मॉलिक्यूल का साइज, जो मॉलिक्यूल अणु होता है बहुत छोटा होता है, 10⁻⁸ से 10⁻10 मीटर की रेंज में हो सकता है, उसका साइज हम क्या कर सकते हैं, हम जो इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा मापना थोड़ा मुश्किल है। तो टनल आजकल जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। आप एक तो पढ़ चुके होंगे ये जो लाइट वाला, इसमें लाइट का यूज होता है, वो माइक्रोस्कोप है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह हैं। और फिर उससे और अच्छा नापना है और छोटी रेंज तक तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, और उससे भी छोटा नापना है तो आजकल टनल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो इसीलिए एक और मेथड बता रहे हैं आपको। तो इनडायरेक्ट मेथड में बहुत छोटी सी चीज को मेजर करना है। तो इसमें देखें, तो ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये वेरी शॉर्ट डिस्टेंस को हम डायरेक्ट मेथड द्वारा नहीं मेजर कर सकते, तो इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स अप्रॉक्स 10⁻8 से 10⁻10 मीटर के समथिंग होता है। यहाँ पर हम लेने वाले हैं ओलिक एसिड का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओलिक एसिड मतलब ओलिक अम्ल, और इसका जनरली अगर आपको हम फार्मूला एक बताएं तो C18H34O, और ये एक हिसाब से सोपी लिक्विड है। सोपी लिक्विड, जैसे साबुन बनाने वगैरह में ओलिक एसिड का इस्तेमाल होता है साबुन वगैरह बनाने के लिए, है ना। तो हम करते क्या हैं, इस ओलिक एसिड को जल पर, पानी पर फैला देते हैं, तो एक लेयर बन जाती है, एक फिल्म टाइप की बन जाती है। उसी की हम थिकनेस, उसी का हम वॉल्यूम मेजर करके उस मॉलिक्यूल्स का डायमीटर या उस मॉलिक्यूल्स का साइज ज्ञात कर लेते हैं कितना है उस अणु का, है ना। तो कैसे, तो इसकी आप तरीका सुनिए। इसके तरीके में करना क्या है आपको, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया हमने। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको समझना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब यहाँ देख रहे हैं यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्यूब सेंटीमीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो हमने क्या किया, ओलिक एसिड का जो वॉल्यूम लिया है वो केवल एक लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, किसका, ओलिक एसिड का, और इसको हमने डिजोल्व कर दिया किसमें, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में। हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया और 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डिजोल्व कर दिया, मतलब मिला दिया। तो अब इन दोनों का लिक्विड बन गया होगा, सॉल्यूशन बन गया। इन दोनों के सॉल्यूशन से हमने फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट लिया, जो इसका ये सॉल्यूशन बन गया कि इसको इसमें मिक्स किया, जो सॉल्यूशन बना उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने फिर से अमाउंट लिया, और पुनः इसको 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी वॉल्यूम है एल्कोहल का, 20 सेंटीमीटर की एल्कोहल में डाइल्यूट कर दिया, मतलब मिला दिया फिर से। तो इस जो लिक्विड आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, क्या किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डाइल्यूट कर दिया। तो एल्कोहल का अमाउंट कितना हो गया, 20 यहाँ था और 20 यहाँ था। तो जो सॉल्यूशन बना, इनका जो सॉल्यूशन बना, तो उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, समझिएगा।
पहले 20 फिर 20, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया, यह इसी को 1/400 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? तो ये इसका कंसंट्रेशन हो गया जो इसमें आपने डाइल्यूट किया था। अब क्या करना है, अब हमें एक बड़ा सा ट्रे लेना है। ट्रे ले सकते हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पर ढेर सारा पानी भरा हुआ हो, और इस सॉल्यूशन की हमने कुछ ड्रॉप ले ली। मान लेते हैं इस सॉल्यूशन की हमने कितनी ड्रॉप ले ली, n ड्रॉप। ठीक है, इस सॉल्यूशन की हमने n ड्रॉप लेना, और एक जो ड्रॉप है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम हमने कितना मान लिया, v। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया इनका, NV सेंटीमीटर क्यूब। समझिए n क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। किसका, ये जो आपका सॉल्यूशन यहां पर बना हुआ था। अब आप क्या करें, हाँ, तो अब जो सॉल्यूशन ओलिक एसिड का है वो टोटल कंसंट्रेशन के साथ कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड विथ कंसंट्रेशन, तो कितना, NV इंटू 1/400 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि NV लिया और इसका जो कंसंट्रेशन कितना था 1/400, ये हो गया। इसको यही रख लेते हैं। अब हमने क्या किया, जैसे ही हमने इसको स्प्रेड आउट किया, फैलाया पानी पर, तो फिल्म के रूप में इस प्रकार से बन गया, एक परत सी बन गई। उस फिल्म की थिकनेस ऑफ फिल्म कितनी मान ली, T, और एरिया ऑफ फिल्म क्या मान लिया, A। तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया A इंटू T। और इसमें होता क्या, एल्कोहल, जब ये फिल्म बन जाती है तो कुछ देर बाद एल्कोहल उड़ जाता है, भाप बन के, वेपर बन के उड़ जाता है। तो अब हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, एक एरिया आपका यहाँ है, दूसरा एक वॉल्यूम आपका यहाँ है, दूसरा वॉल्यूम यहाँ है। तो क्या करें हम, इसको दोनों को इक्वल कर दो। नाउ AT इक्वल टू NV इंटू 1/400। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हमें चाहिए क्या, थिकनेस, डायमीटर उसका निकल आएगा, थिकनेस। तो T इक्वल टू NV/400A। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले के द्वारा आप ओलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसका आप साइज फाइंड कर सकते हैं। अप्रॉक्स 10⁻⁹ मीटर के करीब निकलता है। फिर से नंबर ऑफ ड्रॉप्स, V वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, और A एरिया ऑफ फिल्म। इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और जब आप लोग को समझ में आ जाए, लगे कि आपके सागर सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजिक्स बाय सागर उरई। थैंक यू।